हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम ध्येय आईएएस का जो उन्होंने टेस्ट सीरीज़ निकाला है उत्तराखंड पीसीएस के लिए, आज हम उसको सॉल्व करेंगे और उसका हम पहला जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर फर्स्ट, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जिन दोस्तों ने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जो अगले टेस्ट पेपर्स हैं ध्येय आईएएस के, जो कि उन्होंने उत्तराखंड पीसीएस के लिए निकाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, तो उसे लगाना चाहिए। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी वो आपको टाइम टू टाइम मिल पाएंगे। आपका टेस्ट, आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 अप्रैल को है, तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। इन पेपर्स को आप 2-3 बार देखिए, 2-3 बार सुनिए, जिससे कि ये आपको एकदम याद हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में निम्न में से किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी मराठा शक्ति थी, वो कौन सी मराठा पावर थी जो कि पार्ट नहीं ली थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इसमें पेशवाओं ने भाग लिया था, होलकर ने भाग लिया था और सिंधिया ने भाग लिया था, लेकिन आपके डी ऑप्शन जो कि भोसले है, उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, भोसले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है इन चारों में से जो कि आपका जब फाउंडेशन सेशन चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, जस्टिस रनाडे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी हैं, एक तरफ उसके फाउंडर दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, पहला है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो इसके संस्थापक नहीं हैं। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं आपका स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन, जिसके फाउंडर हैं विवियन डेरोजियो। तो यही सिर्फ आपका सही है, यंग बंगाल आंदोलन, विवियन डेरोजियो। ठीक है, तो केवल 3 सही, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम क्या देवगुप्त मिलता है। वन अदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग वॉज देवगुप्ता। ठीक है, तो देवगुप्ता के नाम से कौन सा ऐसा राजा था जो कि उसकी उपाधि थी या जो उसका दूसरा नाम था। तो आप सभी को पता है कि जो सांची और बाकाटक के अभिलेख हैं, है ना, कहाँ के? सांची और बाकाटक। ठीक है, वहाँ के जो अभिलेख हैं वहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम मिलता है जो कि क्या है? देवगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड का नाम है देवगुप्त। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मुगल काल में मीर आतिश का पद संबंधित होता था। मीर आतिश जो पोस्ट होती थी वो किससे रिलेट होती थी? आपकी नेवी से, आर्चरी से और आपका घुड़सवारी से, पैदल सेना से, है ना। तो आर्टिलरी से ये संबंधित होती थी, तोपखाने से, कि मीर आतिश उसका हेड हुआ करता था। किसका? तोपखाने डिपार्टमेंट का, आर्टिलरी का। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी, है ना। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने कांग्रेस जो सेशन होते थे उसको एक एनुअल नेशनल फेयर के नाम से भी बोला कि किसका है ये? एक एनुअल नेशनल फेयर है एजुकेशन इंडियंस का।
ठीक है, तो वो कौन व्यक्ति था? लॉर्ड कर्जन, अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय या लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो बात कही थी वो कही थी आपके लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड डलहौजी के व्यंपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाले निम्नलिखित देशों में से निम्नलिखित राज्यों में से अंतिम राज्य कौन सा था? तो आप सभी को पता है कि जो लॉर्ड डलहौजी है ना, उसने एक मेथड निकाला था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यंपगत सिद्धांत, जिसके हिसाब से वो राज्यों को अपने अंडर में लिया करता था। तो इसमें आपको सबसे पहला जो राज्य है वो कौन सा होगा? वो होगा आपका सबसे पहला राज्य सतारा। ठीक है, क्वेश्चन आता है फर्स्ट राज्य कौन सा था? तो वो था सतारा, जिसको कब लिया था? वो लिया था 1848 में। ठीक है, इसके बाद आपका जैतपुर है, संभलपुर है, बघाट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है और फिर करौली है। ठीक है, तो सबसे एंड में कौन सा है? करौली है, करौली। ठीक है, करौली कब लिया गया है? करौली लिया गया है 1855 में, 1855। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा करौली। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो नहीं है पूछा है, कौन सा सही नहीं है? एक तरफ सोशल रिफॉर्म्स दे रखे हैं और एक तरफ उसके गवर्नर जनरल दे रखे हैं, किसके टाइम पीरियड में ये हुआ है। पहला है सती प्रथा, एकदम सही है, लॉर्ड बेंटिंक। दूसरा दास प्रथा, एलन बरो, एकदम सही। शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन, एकदम सही। लेकिन जो ठगी प्रथा है वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में नहीं हुआ है, वो हुआ है आपका, जो ठगी का दमन किया था वो विलियम बेंटिंक के टाइम में। किसने किया है? स्लीमैन के द्वारा। तो यहाँ वेंटिंग आएगा, वेंटिंग। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? स्लीमैन के द्वारा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसके जो ऑप्शंस हैं, स्थापना इसकी कब हुई? 1913 में हुई। ठीक है, ये एकदम सही बात है। स्थापक जो थे इसके सोहन सिंह भाकना थे, एकदम सही बात है। मुख्यालय न्यूयॉर्क, नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं था इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? इसका जो मुख्यालय है वो था आपका सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, ये इसका मुख्यालय था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किस एक विद्रोह के समय लिखा गया? तो आप सभी को पता है, जब आप विद्रोह पढ़ रहे थे, किसान विद्रोह, तब आपने देखा था कि आनंद मठ की रचना की गई थी। तो वो पहला ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसमें आनंद मठ लिखा गया? तो वो था आपका ए ऑप्शन, एकदम सही हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह, जो कि कब हुआ है? जो कि हुआ है 1763 से लेकर 1800 तक का। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है, 1763 से 1800। ठीक है, तो ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो किसका टाइम पीरियड है? वो है वारेन हेस्टिंग्स का, है ना, वारेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नगर 5 सागरों का पत्तन कहलाता है? 5 सागरों का पत्तन कौन से शहर को कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि केप टाउन नहीं है, शिकागो नहीं है, कन्याकुमारी नहीं है, वो है आपका मास्को। मास्को नगर 5 सागरों का पत्तन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो 5 सागर हैं, एक है आपका कैप्सियन सागर, ठीक है, फिर दूसरा है काला सागर, तीसरा है बाल्टिक सागर, चौथा है श्वेत सागर, पांचवा है लोडांगा झील, ठीक है, लेक, लोडांगा लेक। ठीक है, तो इन वजह से इसको क्या बोलते हैं? 5 सागरों का पत्तन। कैप्सियन, फिर आपका काला, फिर बाल्टिक, श्वेत और लोडांगा। ठीक है, ये 5।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका है 13वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन रह गया है। गुजरात से गोवा तक विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आप ये जो एरिया है आपका गुजरात से लेके गोवा तक का जो ये एरिया है, इसको आप किस नाम से और जानते हैं? तो आपको पता होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोंकण तट, आपका कोस्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतल पे अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में परिगणित नहीं किया जाता है ना? कौन सा ऐसा एरिया है जो बायोडाइवर्सिटी रीजन्स में एक्सेस नहीं करता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका घास के मैदान। घास के मैदानों को इस एरिया में नहीं सम्मिलित किया जाता, जबकि प्रवाल भित्तियाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन और आर्द्र भूमियों को, इन तीनों को ही इसमें रखा जाता है। लेकिन सी ऑप्शन जो कि घास के मैदान है, ग्रासलैंड है, उनको इसमें नहीं रखा जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर नहीं आता है? तो आप सभी को पता है कि ये जो हमारा विश्व है, इस तरीके से अगर ये जो हम विश्व को देखें, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ से निकलती है आपकी कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। जो मकर रेखा होती है वो यहाँ से निकलती है, नीचे से। ठीक है, तो आपको पता है कि मकर रेखा की कितने देशों पे निकलती है ना? ये आपको क्वेश्चन देखना है। मकर रेखा हुआ, आपका कर्क रेखा हुआ और विषुवत रेखा हुआ, है ना? तो इसका जो आंसर है आपका, जिसमें से नहीं निकलती है, वो है आपका उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे से नहीं निकलती है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उरुग्वे। बाकी का चिली से निकलती है, अर्जेंटीना से निकलती है और पैराग्वे से निकलती है। उरुग्वे इसका आंसर है जिससे वह नहीं निकलती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। एक तरफ सिटी दे रखी हैं और एक तरफ उसकी लेक्स दे रखी हैं। ठीक है, पहला है टोरंटो, ओंटारियो पे। दूसरा है शिकागो, मिशिगन पे। तीसरा है डुल्लुथ, सुपीरियर पे। चौथा है डेट्रॉइट, ह्यूरोन पे, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि ये चारों की चारों जो लेक्स हैं वो उत्तरी अमेरिका में पड़ती हैं। ठीक है, इसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो आपको दे रखे हैं, आपको सही नहीं है वो बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोरंटो ओंटारियो पे है, शिकागो मिशिगन पे है, डुल्लुथ सुपीरियर पे है, लेकिन डेट्रॉइट आपका ह्यूरोन पे नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि डेट्रॉइट ह्यूरोन पे नहीं है। ये कौन सी पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका इरी पे। ठीक है, इरी पे पड़ता है, डेट्रॉइट पर जो है ह्यूरोन पे नहीं पड़ता है, इरी पे पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है ना? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नीति आयोग इसको रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन है 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा को निर्धारित करता है? तो जो 6 डिग्री चैनल है वो आपका भारत और इंडोनेशिया की बॉर्डर को निर्धारित करता है। ठीक है, 6 डिग्री चैनल भारत और इंडोनेशिया के बॉर्डर को बताता है। अगला क्वेश्चन है आपका कुमायूं का बारदोली के नाम से, जब हम उत्तराखंड की क्लासेस पढ़ रहे थे, वहाँ के क्वेश्चंस लगा देते, तो हमने कई बार क्वेश्चंस किया था कि कुमायूं का बारदोली किसे बोलते हैं? तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा सल्ट एरिया को। ठीक है, सल्ट एरिया इज नोन एज आपका कुमायूं का बारदोली। ठीक है, बारदोली ऑफ कुमायूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन हमने उत्तरांचल की जब क्लासेस कर रहे थे तो वहाँ से सॉल्व किया था, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो क्लासेस हैं आपकी उत्तरांचल वाली,
उसको सॉल्व कीजिए। आपके क्वेश्चन वहाँ से लगभग 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। उन 10 क्लासेस से आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप उन क्लासेस को ज़रूर देखें, 2-3 बार देखें, 2 की स्पीड पे चला के देखिए, क्योंकि वो काफ़ी धीरे धीरे क्लासेस हो सकती हैं आपके हिसाब से। आपको अभी तेज़ रिवीजन करना है तो आप उसको 2 की स्पीड पे भी चला के अगर सुनेंगे तो आपको वो क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य की जो समाधि है वो कहाँ पे है, वो आपको पता है, वो है आपकी केदारनाथ में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केदारनाथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 20वां क्वेश्चन जो है, शुद्ध रूप से कुमायूं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया है कि शुद्ध रूप से जो कुमायूं मंडल का जो वो हिमनद है वो है आपका मिलम इसका एकदम सही आंसर है। ये सारे क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, उस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आप ये सारे क्वेश्चन 2 सेकंड में लगाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और निम्नलिखित में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग पे होता है। ये जब हम नदियां पढ़ रहे थे तब हमने ये क्वेश्चन लगाया था कि अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जो संगम है वो नंदप्रयाग में है। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी कहाँ पे है, नंदप्रयाग में है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संचित निधि किसके द्वारा नियंत्रणाधीन होती है। जो कंसोलिडेटेड फंड है वो आपका इंडिया का, वो अंडर ऑफ द कंट्रोल किसके रहता है ना। तो ये सभी लोगों को पता है, वो रहता है आपके पार्लियामेंट के, संसद के, ठीक है। बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, संचित निधि संसद के कंट्रोल में रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है पूछा है इसमें। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो आपकी नहीं है वो है आपकी वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना, एकदम है। हिंसा से दूर रहना, एकदम है। निजी संपत्ति का कुशल प्रबंधन करना, ये नहीं है ना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि निजी संपत्तियों का कुशल प्रबंधन करना, ऐसी कोई बात उसमें नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द प्रयुक्त होता है। जो आपका फेडरल वर्ड है, संघीय जो शब्द है वो यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपके हाई जो सुप्रीम कोर्ट हैं जो आपका उद्देशिका है वहाँ पे भी दे रखा है ना। जो आपका उद्देशिका है वहाँ पे दे रखा है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में ये पूछा गया है। तो आप उद्देशिका में नहीं है, अनुच्छेद 368 में भी नहीं है, भाग 4 में भी नहीं है। तो आखिरी ऑप्शन जो बचता है वो बचता है आपका संविधान में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फेडरल शब्द जो है वो जिस फॉर्म में यहाँ पे पूछा गया है वो आपके प्रियम्बल में भी नहीं मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिटों को जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। तो आप सभी को पता है कि रिटों को जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय पे भी होता है और उच्च न्यायालय पे भी होता है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। ए और बी एकदम इसके सही जवाब जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, उसका आर्टिकल 32, और जो हाई कोर्ट होता है 226, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ए और बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शेयर बाज़ार से जुड़े हुए शब्द वेंचर कैपिटल का अर्थ क्या होता है। तो वेंचर कैपिटल का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जो नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जुटाई हुई पूंजी होती है, धनराशि होती है, उसको कहा जाता है वेंचर कैपिटल, ठीक है। जो आप स्टार्टिंग में बिजनेस में लगाते हैं, कैपिटलाइज होती है ना, तो उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वेंचर कैपिटल बोलते हैं नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जो जुटाई हुई पूंजी होती है उसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, फूड चेन का कौन निर्माण करते हैं। तो आपको वो बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले घास रखिए, फिर बकरी रखिए, फिर मानव को रखिए। तो ये इसका ऑप्शन एकदम सही होगा, क्योंकि घास, गेहूँ, आम ये नहीं होगा, बकरी, गाय, हाथी ये भी नहीं होगा, घास, मछली, बकरी नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, घास, गोट, बकरी, मानव, मैन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक जैव उपचार स्वास्थ्य पद्धति नहीं है, है ना। तो जैव उपचार की कौन सी एक स्वास्थ्य पद्धति नहीं है वो आपको बतानी है। तो वो है आपकी बायोबेटिंग है, जैव छिड़काव है, जैव उत्तेजक है, लेकिन बायोपाइल्स नहीं है। ठीक है, बायोपाइल्स नहीं होती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो स्वास्थ्य होते हैं ना, जो आपका इन सिटू होते हैं, इन सिटू जो सिस्टम होते हैं उसमें तो आपके ये तीनों आते हैं। ठीक है, लेकिन जो आउट सिटू होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, जिसको हम एक्स सिटू भी बोलते हैं, एक्स सिटू भी बोलते हैं जिसको हम, उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं आपका एक तो कंपोजिट, लिख देता हूँ मैं, आपका एक आता है उसमें कंपोजिटिंग, है ना। फिर एक आता है लैंड फार्मिंग, इसको हम लैंड फार्मिंग भी बोलते हैं। फिर एक आता है बायोपाइल्स और एक आता है आपका बायो रिएक्टर। ठीक है, तो ये चार हैं। ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन से हैं आपके, वहाँ पे हैं आपके बायोबेटिंग, दूसरा है आपका बायो स्टिमुलेशन और बायो स्प्रे, ये तीन हैं वहाँ पर। ठीक है, इंस्टीट्यूट में ये तीन, एक्सटीट्यूट में आपके चार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं आयुष्मान भारत के द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी। तो कौन सी योजनाएं हैं जो आयुष्मान भारत के द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भारतीय विशिष्ट नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इन तीनों में से जो है वो है आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और विशिष्ट नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका मतलब 2 और 3 सही हो जाएगा, एक नहीं है इसमें, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है फास्टैग संबंधित है। तो आप सभी ने देखा होगा, जब आप गाड़ी चलाते होंगे तो उसमें फास्टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो जो फास्टैग है आपका वो आपके सड़क परिवहन से रिलेटेड है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो जो कलपोंग जल विद्युत योजना है, कलपोंग अंडमान निकोबार में आता है, तो अंडमान निकोबार इसका सही हो जाएगा। कलपोंग जल विद्युत योजना आपके बी ऑप्शन अंडमान निकोबार से है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है। तो जो एक जैविक घटक आपका है वो है आपका बैक्टीरिया। आपका तापमान नहीं आएगा, प्रोटीन नहीं आएगा, फास्फोरस नहीं आएगा, बैक्टीरिया इसका सही आंसर हो जाएगा कि बैक्टीरिया आपका पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का एक जैव घटक है। अगला क्वेश्चन है। विटामिन में से कौन सा एक लौह अवशोषण में मदद करता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो लौह अवशोषण में आपकी हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जब हम साइंस की क्लास की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर, जब हमने विटामिन्स पढ़ाए हुए हैं वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी जो विटामिन होती है वो होती है आपकी विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी लौह का अवशोषण करने में हेल्प करता है, विटामिन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किस एक तत्व के कारण होता है। तो जो हरा रंग होता है वो होता है आपके बेरियम के कारण। बेरियम इसका सही आंसर होगा। बेरियम के कारण ग्रीन कलर आपके फायरवर्क्स में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक है जो बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण करने में यूज़ होता है। ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो कि यूज़ होता है आपका बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में। ठीक है, तो वो आप सभी ने देखा होगा, वो होता है आपका केवलर। ठीक है, केवलर इज़ अ करेक्ट आंसर विच इज़ यूज इन बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है, तो केवलर एक पॉलीमर है जो कि यूज़ होता है कहाँ पे, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अगला क्वेश्चन है। कार्टजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो कार्टजेना जो प्रोटोकॉल है वो आपकी जो जैव सुरक्षा थी उससे रिलेटेड था। तो इसमें जैव सुरक्षा का एक ऑप्शन है जो कि है आपका बी। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट, जैव सुरक्षा से संबंधित है।
और ये आपकी 29 जनवरी 2000 को पेरिस में हुई थी। कब? 29 जनवरी 2000 को, ठीक है। कहाँ पे? आपके पेरिस में, ठीक। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और लागू कब हुई है? लागू हुई है आपकी 2003 में लागू, ठीक है, 2003 में लागू हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अग्निशामकों में प्रयुक्त होता है? मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है कौन? तो आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो आपका यूज़ होता है किसमें? अग्निशामकों में, ठीक है। अग्निशामकों में कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, एकदम करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको नहीं वाला बताना है। एक तरफ आपके एसिड दे रखे हैं, एक तरफ उसके सोर्सेज दे रखे हैं, ठीक है। तो गलत बताना है कि आपका कौन सा गलत है, ठीक है। लैक्टोज खट्टा दूध, साइट्रिक अम्ल नींबू, एसिटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी। तो आपको पता होना चाहिए जो लैक्टोज है वो खट्टा दूध, यही आपका गलत है। बाकी के ये तीनों सही हैं। साइट्रिक अम्ल नींबू में मिलता है, एसिटिक अम्ल सिरका में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में। लेकिन जो लैक्टोज है वो वहाँ पे नहीं पाया जाता, वो लैक्टिक होता है, ठीक है। क्या होता है? लैक्टिक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का प्रमुख नारा है? जो ये पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है ये किस आंदोलन में ये नारा दिया गया? तो ये 39 क्वेश्चन का ऑप्शन आप पढ़िए। चिपको, नर्मदा बचाओ, अपिको, या इसमें से कोई सा भी नहीं। तो ये चिपको आंदोलन, क्योंकि चिपको आंदोलन में ही पेड़ बचाओ का नारा दिया गया था और उसी से ये बात कही गई थी कि जो पारिस्थितिकी है आपकी वो स्थायी अर्थव्यवस्था में यूज़ करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां क्वेश्चन, वस्तुओं के उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो ये कहलाता है क्या? तो जो वस्तुओं के उत्पादन में जब आपकी लागत बढ़ जाएगी और वस्तुओं की कीमत उससे बढ़ जाएगी तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका लागत प्रेरित स्फीति, है ना, कॉस्ट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। कॉस्ट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहलाता है जब आपकी वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है उसी वजह से उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, ठीक है, लागत प्रेरित स्फीति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मालेगाम समिति संबंध रखती है किससे? तो जो मालेगाम समिति है वो आपकी सूक्ष्म वित्त से संबंध रखती है, माइक्रो फाइनेंस से संबंध रखती है। इसका आंसर बी एकदम सही हो जाएगा, माइक्रो फाइनेंस एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेबी के कार्यों में सम्मिलित है, तो जो सेबी के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो सेबी का जो कार्य है, एक तो है आपका स्टॉक एक्सचेंजों के तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना, एकदम सही। दूसरा है प्रतिभूतियों के भेदिया कारोबार पर रोक लगाना, ये भी एकदम सही। तीसरा है प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों का समाप्त करना, ये भी सही। तो मतलब ये तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे है? तो आप सब मतलब जो देहरादून में रहते होंगे उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा टपकेश्वर महादेव का मंदिर। क्यों? क्योंकि वो देहरादून में ही आता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डी देहरादून टपकेश्वर महाराज मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तंगड़ी शरीर की किस अंग का आभूषण है ना? तगड़ी शरीर का कौन से अंग का आभूषण है? तो आप सबको पता होगा कि तगड़ी हम कहाँ पहनते हैं, हम नहीं मतलब महिलाएं, और तो ये है आपका कमर, ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही। कमर का एक आभूषण है जो कि पहना जाता है तगड़ी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45, निम्नलिखित उद्योगों व उसके स्थान कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
तो आपको बताना है, एक तरफ उद्योग दे रखे हैं, एक तरफ उसके स्थान दे रखे हैं, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, ऊनी नैनीताल एकदम सही। जब हम उद्योग पढ़ रहे थे, हमारी क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, उद्योग देखिए, वहाँ पे आपको मिलेगा। कालीन पिथौरागढ़ एकदम सही। ताम्र उद्योग अल्मोड़ा एकदम सही। कत्था उद्योग नहीं, ये देहरादून में नहीं है, ये आपका हल्द्वानी और आपके नैनीताल में है। ठीक है, हल्द्वानी और नैनीताल, तो इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों सही हैं। आप जो उत्तराखंड की प्लेलिस्ट है, उत्तराखंड पीसीएस के नाम से हमारे चैनल पर जाएं, उत्तराखंड पीसीएस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ की 10 क्लासेस, उसको एक बार देखें। आपके ये सारे क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड से हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन 40 तक क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, वो आप सारे के सारे करेंगे, ये मेरा को पूरा विश्वास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक खाड़ी देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला प्रथम खाड़ी देश बना है? ये करंट से क्वेश्चन है, और इसमें यूएई था आपका पहला वो देश जिसने इजराइल में अपना एक दूतावास खोला है। तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका सही आंसर है, यूएई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंद्र नौसेना अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया, तो ये भारत के साथ कौन सा देश करता है? तो आप सभी को पता होगा कि जो इंद्र अभ्यास है वो आपका रशिया के साथ किया जाता है, नौसैनिक अभ्यास है, युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो रशिया इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 48, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में फेसबुक के विकल्प के रूप में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग को लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोगाजोग एक क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है आपके बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फेसबुक को बांग्लादेश ने बैन कर दिया था, उसी की वजह से जोगाजोग वहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, जोगाजोग। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। इस संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको वो बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ऑप्शन है, यह पदक नीरज चोपड़ा ने 87.58 की भाला फेंक कर जीता। दूसरा, ओलंपिक में व्यक्तिगत जो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले वह पहले भारतीय हैं। तो आप सभी को पता होगा कि वह पहले इंडियन नहीं है जिन्होंने प्रतिस्पर्धा जो कि व्यक्तिगत स्पर्धा होती है उसमें पहला स्वर्ण पदक जीता है। उनसे पहले भी अभिनव बिंद्रा जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये दूसरे हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पहला पॉइंट है 87.58 फेंक कर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपने देश के लिए, तो ये आपका सही जवाब होगा। तो केवल एक इसका सही आंसर है, ओनली वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की लवलीना बोरगोहन ने कांस्य पदक जीता, तो वह कौन से गेम से हैं? तो लवलीना जो बोरगोहन है वो कौन से गेम से आती हैं? तो वो आती हैं आपकी मुक्केबाजी की प्लेयर। ठीक है, बॉक्सिंग करती हैं लवलीना, तो उनको बॉक्सिंग के लिए कांस्य पदक मिला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसवोपरांत मातृ एवं कन्या शिशु के पोषण और अतिरिक्त देखभाल की सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का प्रारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना आपके उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट की है। किसके लिए? मात्र जो प्रसव के बाद माता और कन्या के जो शिशुओं का पोषण किया जाता है उसकी देखभाल करने के सुनिश्चितता देने के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिटों में से कौन एक अवर न्यायालय को यह निर्देश देता है कि वह किसी मामले की सुनवाई को बंद कर दे? तो ऐसी कौन सी रिट है जो कि अपने से जो अवर न्यायालय है उसको एकदम सुनवाई रोकने का आदेश दे सकती है? तो वो कौन सी रिट है? वो रिट है आपकी प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध ऐसी रिट है जो कि एकदम जो सुनवाई हो रही है उसको रोक देने के आदेश देती है, प्रोविशन।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की मूल शक्तियों में से सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रपति की जो मूल शक्तियां हैं उनमें से आपकी लोकसभा का स्थगन उसकी मूल शक्तियां नहीं है। एडजॉर्नमेंट ऑफ लोकसभा उसकी मूल शक्ति में नहीं आता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संसद का स्थापन होता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, गतिरोध की दशा में संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये तीनों पावर हैं, लेकिन लोकसभा का स्थगन उसके पावर में नहीं है, ओरिजिनल पावर में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी पद पर आसीन होने के लिए मुख्य योग्यता क्या है? तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत के, उसकी जो मुख्य योग्यता है वो आपकी है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हों। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय के जो जज हैं उनके समान होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज संस्थानों में सम्मिलित हैं? कौन सी ऐसी जो चार चीज़ें दे रखी हैं इनमें से पंचायती राज संस्थानों का हिस्सा है? तो वो है आपका ग्राम सभा होती है, न्याय पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था इसमें नहीं होती। तो 1, 2 और 3 डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। 1, 2 और 3 ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और न्याय पंचायत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 56। निम्नलिखित में से किस एक ने बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन का बंगाल में प्रारंभिक नेतृत्व किया था? ठीक है, कौन सा बंगाल में एक आंदोलन किया गया था बंगाल विभाजन के बाद, तो उसका नाम क्या है, किस व्यक्ति ने वो किया था? तो वो है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने 1905 में जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया तो उसके विद्रोह में एक आंदोलन स्टार्ट किया था, हिंदू मुस्लिम एकता को फिर से इकट्ठा करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं के अनुसार उनका कार्यक्रम बताना है आपको कि ईयर वाइज उसको सेट करना है। ठीक है, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग और दांडी मार्च। तो आप सभी को पता है कि पूना समझौता कब हुआ है? 24 सितंबर 1932। ठीक है, 24 सितंबर 1932। फिर अगला है गांधी इरविन समझौता, ये हुआ है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। अगला है जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग, यह है मार्च 1929। फिर दांडी मार्च है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 1930। तो 1930 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले है आपका 3 नंबर जिन्ना की मांग, फिर चौथे नंबर वाला है आपकी दांडी मार्च, फिर है आपका दूसरे नंबर वाला गांधी इरविन समझौता और सबसे एंड में है पूना समझौता। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमित शर्मा बनाम भारत संघ वाद निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? नमित शर्मा वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, किससे वाद से रिलेट रखता है? तो आप सभी को पता होगा कि ये जो मतलब नमित शर्मा जी थे, उन्होंने सूचना का अधिकार के लिए एक रेट डाली थी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन सूचना का अधिकार इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न युगों पर विचार करें। आपकी परियोजनाएं दे रखी हैं और नदियां दे रखी हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, बाणासर परियोजना सोन नदी, श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी, किसाऊ परियोजना टोंस नदी। तो आपको बताना है कि कौन सी सही है। आपका ए बाणसागर सोन नदी पे है, एकदम सही। किसाऊ परियोजना टोंस पे है, एकदम सही। लेकिन श्रीशैलम परियोजना जो है वो आपकी कौन सी नदी पे है? गोदावरी पे नहीं है, वो आपकी कृष्णा नदी पे है, कृष्णा पे है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 सही, दूसरा जो पॉइंट है वो गलत है। ठीक है, कृष्णा नदी पे है, गोदावरी पे नहीं है श्रीशैलम। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 60। निम्न पे विचार करें। ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO3, अमोनिया NH3, नाइट्रिक ऑक्साइड N2। उपयुक्त में से
द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो जो द्वितीय प्रदूषक हैं वो आपके होते हैं ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 और O3। ठीक है, आपके ये अमोनिया और नाइट्रिक ऑक्साइड द्वितीय प्रदूषक नहीं होते हैं। ठीक है, आपके द्वितीय प्रदूषक पहला और दूसरा, तो मतलब सी ऑप्शन। अगर मैं द्वितीय प्रदूषक के आपको बताऊं कुछ ऑप्शन और, तो आपका एक तो O3 हो गया, एक SO3 हो गया, एक आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया जिसको हम H2O2 भी बोलते हैं। ठीक है, और एक आपका होता है पेरोक्सी एक्सिकल नाइट्रेट नाम होता है उसका, पेरोक्सी ऑक्सीकल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये 5 होते हैं। ठीक है, बाकी का जो DDT होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, प्लास्टिक, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, आपका NO2, है ना, ये सारे के सारे आपके प्राथमिक में आते हैं। तो ये प्राथमिक हैं, ये द्वितीयक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन द्वितीयक, ओजोन और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड तो आपका प्राथमिक में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 61। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो जो घास स्थलीय ऊर्जा पिरामिड होते हैं, जो ग्रास लैंड्स का इकोसिस्टम का पिरामिड है, उसमें पूछा है संख्या का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा, सीधा, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो घास का ऊर्जा पिरामिड है वो सीधा बनता है। ठीक है, सीधा बनता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मर्तवान की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो मर्तवान की जो खाड़ी है वो आपकी म्यांमार के दक्षिण भाग में अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? म्यांमार के दक्षिणी भाग में अंडमान सागर में पड़ती है वो। तो मर्तवान की खाड़ी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, म्यांमार के दक्षिणी भाग में वो है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको एक तरफ नदियाँ दे रखी हैं, कुछ चोटियाँ दे रखी हैं, फिर एक तरफ उसका एरिया दे रखा है, आपको सही सुमेलन करके बताना है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी कौन सी है? वो है आपकी यांगटी शिकियांग। ठीक है, ना कि होंग हो। तो ये आपका गलत है। ठीक है, फिर दूसरा है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, वो आपकी एल्ब्रूस है, वो एकदम सही है। फिर ग्रैंड कैनियन आपका कोलोराडो नदी बनाती है, वो भी आपका गलत है। कोलंबिया नदी नहीं बनाती, कोलोराडो नदी बनाती है। तो आपका सिर्फ दूसरा सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका महाद्वीप के 2 भागों में बांटता है? तो ऐसा कौन सा जो पर्वत श्रेणी है वो जो कि अंटार्कटिका को 2 भागों में बांट देता है? तो वो है आपका क्वीन मॉड पर्वत। ठीक है, क्वीन मॉड पर्वत उसका एकदम सही आंसर होगा, क्वीन मॉड पर्वत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर भी बहुत पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है। आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, रनाभर स्तूप। ठीक है, तो जो 65 का आंसर है वो रनाभर स्तूप इसका सही आंसर है, ये शामिल नहीं है। बाकी का जो ताजमहल है 1983 में उसको घोषित किया गया था, 1983। फिर जो आगरा का किला है वो 1983 में किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 86 में किया गया, 86 में। फिर उसके बाद कुंभ मेला 2017 में किया गया, कुंभ, है ना, 2017। फिर उसके बाद एक और नहीं, आप इतने 4 को रखिए। ठीक है, आगरा का किला और ताजमहल ये एक साथ 1983, फतेहपुर सीकरी 1986 और कुंभ का मेला 2017। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है? तो आपको बताना है बनारस, प्रयागराज, लखनऊ या गाजियाबाद। तो ये कहाँ पे है बताएं? तो ये है आपका प्रयागराज। गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है।
जो कि पहले इलाहाबाद कहलाता था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक के काल में फारस के शाह में कंधार को मुगल से छीन लिया था, है ना। तो कंधार को मुगल से छीन लिया था, कौन सा ऐसा शासक है आपको वो बताना है। तो आपका वो शासक शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो वो है आपके जहांगीर। ठीक है, जहांगीर भाई के टाइम में आपकी जो फारस के शाह हैं उन्होंने कंधार को मुगलों से छीन लिया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर के टाइम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विचार करें। ठीक है, कौन सा रासायनिक केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आटे से रोटी बनना है, दूसरा अगरबत्ती का जलना, ये भी है, तीसरा लोहे में जंग लगना, ये भी है, बादलों का बनना, ये नहीं है। डी मतलब चौथा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो बादलों का बनना होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ निश्चेतन नहीं है। निश्चेतन मीन्स होता है एनेस्थेटिक नहीं है ना। एनेस्थियाज में जो यूज़ होता है, एनेस्थियाज जब आपको ऑपरेशन वगैरह में यूज़ करने के लिए आपको बेहोश किया जाता है, उसके लिए ऐसा कौन सा नहीं है। आपका चेतन ना रहे, आपकी बुद्धि काम ना करे, ऐसा कौन सा पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो आपको सभी को पता होगा कि स्ट्रोपेटोमाइसिन इसका आंसर होगा। वो निश्चेतन पदार्थ नहीं होता है, बाकी का नाइट्रस ऑक्साइड होता है, डाई इथाइल ईथर होता है, क्लोरोफॉर्म भी होता है। आपने कहीं दिल्ली में देखा होगा, जो सीपी है वहाँ पे कई बच्चे जो ईथर होता है उसको लेके सूंघते रहते हैं, है ना। तो वो निश्चेतन का काम करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, निश्चेतन कौन सा नहीं होता है, स्ट्रोपेटोमाइसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूडेट्रियम, ट्राइडिटियम या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा है ऐसा। तो वो है आपका ट्राइटियम। ट्राइटियम इसका सही आंसर होगा, ट्राइटियम। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ, सी ऑप्शन ट्राइटियम इसका सही आंसर होगा, जो कि एकदम हाइड्रोजन के जो रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको शो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिडाल परीक्षण, बिडाल टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पीत ज्वर, येलो फीवर जिसे कहते हैं हम, तो इनमें से किसके लिए यूज़ होता है, किसके टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो आप सभी को पता होगा कि बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए यूज़ होता है। बिडाल टाइफाइड को जानने के लिए यूज़ होता है। अभी कोरोना के टाइम में टाइफाइड कई लोगों को दिखाई दे रहा था सिम्टम्स, तो बिडाल टेस्ट उसके लिए यूज़ हो रहा था। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं। जो आपके वर्णक युक्त होते हैं उसके प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो आपको इसमें से एक बतानी है। आपका आंसर होगा इसका क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटोफोर इसका सही आंसर होगा, जो कि आपका पिगमेंटेड एंड लाइट रिफ्लेक्टेड सेल होती है। ठीक है, क्रोमेटोफोर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्यावसायिक फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य समर्थन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी होती है। तो वो कौन सी केंद्रीय नोडल एजेंसी है जो कि व्यावसायिक फसलों के लिए एक न्यूनतम मूल्य समर्थन को लागू करती है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। ठीक है, एमएसपी कौन लागू करती है। ठीक, तो आपको आंसर देना है, तो वो आंसर होगा आपका नाफेड। नाफेड इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम आज 75 नंबर तक करेंगे, फिर अगली क्लास में 75 और करेंगे, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करें। तो एक तरफ राजा दे रखा है, एक तरफ राजवंश दे रखा है। ठीक है, तो अगर हो सकेगा तो
150 के 150 आज कर लेंगे, आज शाम को भी एक क्लास और डाल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका सूची फर्स्ट में राजा दे रखे हैं और राजवंश दे रखे हैं, तो आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। राजेंद्र, महेंद्र वर्मन, अमोघवर्ष, विष्णुवर्धन। तो आप सभी को पता है कि जो राजेंद्र हैं वो राजेंद्र चोल चौथा, फिर आपका देखिए इसमें 2 ऑप्शन पहले ही कट गए, ठीक है। अब बचे 2 और, फिर आता है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन आपके पल्लव थे, ठीक है, यहाँ से अभी क्लियर नहीं हुआ। फिर अगला आते हैं आपके अमोघवर्ष, और अमोघवर्ष थे आपके राष्ट्रकूट, सी का 3, और विष्णुवर्धन ये थे आपके होयसल, ठीक है। तो तीसरे का तीसरा, तो ये आ गया, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, है ना, ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर गठित किया गया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC आपका कौन सी समिति की सिफारिश पर गठित किया गया, तो वो किया गया था संथानम समिति की सिफारिश पर, जो कि कब आई थी 1964 में, ठीक है, 1964 में आई थी संथानम समिति, उसी की सिफारिश पर ये किया गया था। तो अब 75 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, जो कि हम या तो शाम को कर देंगे या उसे हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप जो आज के क्वेश्चन हुए हैं उनको 1-2 बार देखें, उसको सॉल्व करें खुद से, 2-3 बार सुनें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। 3 को पेपर है आपका, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। थैंक यू।